नमस्कार किसान भाइयों, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम कृषि दर्शन में। और आज 5 जून है, 5 जून यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस। और आज के अंक में हम जानेंगे कि आखिर किसान भाई विश्व पर्यावरण दिवस को और हमारे पर्यावरण के साथ हमारी धरती माँ को सुरक्षित रखने के लिए क्या कुछ कदम उठा सकते हैं। और इसी के लिए आज हम बात करने वाले हैं एकीकृत कृषि प्रणाली की। किसान भाइयों, नाम से ही स्पष्ट है कि ऐसी प्रणाली है जो सिर्फ कुदरत के साथ कदम मिलाकर आगे बढ़ने का तरीका नहीं है। इसमें पशुपालन है, इसमें फसल है, साथ ही साथ इसमें पेड़ों की हरियाली भी है, जिसके चलते हमारे किसान भाई आगे बढ़ सकते हैं। एकीकृत कृषि प्रणाली आखिर क्या होती है, किस तरह से ये काम किया जाता है, साथ ही साथ हमारे पर्यावरण को सुरक्षित रखने की दिशा में हमारे किसान भाई क्या कदम उठा सकते हैं, इन तमाम बातों पर आज विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन किसान भाइयों, ये माना जाता है कि अगर पर्यावरण को सुरक्षित बनाना है तो इसमें आपकी भी बहुत बड़ी भूमिका रहती है। ये कहा जाता है कि किसान भाई अपने खेतों में फसलों के रक्षक होते हैं, लेकिन अगर आप सही खाद का इस्तेमाल करेंगे, केमिकल का इस्तेमाल बंद करेंगे, प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ेंगे, तो जाहिर तौर पर यह माना जा सकता है कि विश्व पर्यावरण दिवस में आपका भी बहुत बड़ा योगदान साबित होगा। तो चलिए इसी अंक को आज आगे बढ़ाएंगे और विस्तार से समझेंगे कि एकीकृत कृषि प्रणाली आखिर क्या होती है। पूरे मध्य प्रदेश का सिनारियो अलग अलग। हमारे यहाँ गेहूं और धान की खेती ज्यादा होती है, चना होता है, तुअर होती है, फिर कुछ जगह सोयाबीन होता है, फिर गन्ना की खेती होती है, फिर थोड़े आगे चले जाओ मालवा में तो कपास की खेती होती है, कहीं मिर्ची और सब्जियों की खेती होती है, आलू टमाटर सरसों इसकी खेती, यानी अलग अलग प्रकार की भौगोलिक स्थिति के अनुसार और परंपरा के अनुसार। लेकिन उस परंपरा को कैसे, एक जमाना था जब कल्पना ही नहीं करते थे, नारियल का पेड़ आने हम देखते थे कि समुद्र किनारे के राज्यों में या असम आदि में ही संभव। अब लेकिन हम देख पा रहे हैं कि हमारे यहां भी उसकी खेती आ गई। हम देखते पहले कुछ समाज विशेष कुछ खेती को करा करती थी, जैसे सब्जी उगाने वाले कृषक हुआ करते थे, जैसे कोई हमारे कंदमूल फल जितने हुआ करते थे उनके कृषक हुआ करते थे। एक बात मैं कहना चाह रहा हूं, एक कहावत चलती है, प्राचीन कहावत है, मैं उसके अपनी बात को समझाने का प्रयास करूंगा। उसमें कहा गया है, किसी देश का विकास यदि कुछ दिनों के लिए करना है तो अच्छे उद्योग धंधों को बढ़ावा दो। यदि 10, 20, 50 साल के लिए करना है तो अच्छे खेती को बढ़ावा दो आने ज्यादा समय के लिए, और यदि ज्यादा समय के लिए 100-500 सालों के लिए यदि करना है तो अच्छे बाग बगीचे बनवाओ, तालाब बनवाओ, नहर बनवाओ, ये उसके लिए। और उन्हें सबसे अधिक चीज, यदि जीवन में जन्म जन्मांतर के लिए विकास करना है तो अच्छी शिक्षा को, और ये अच्छी शिक्षा को बढ़ावा दो, महत्व दो। ये जो मेला है इसमें शिक्षण देने का ही काम किया जा रहा है, और वो भी खेती के ऊपर शिक्षक। क्योंकि मैं तो एक और मानता हूं, भले ही वैज्ञानिक यहां बैठे डिग्रीधारी, एक बार इनके लिए मैंने ताली बजवाई, लेकिन मैं ये मानता हूं कि किसान से बड़ा वैज्ञानिक दुनिया में कोई नहीं। भैया मैं आपको प्रणाम करता हूं। आप जो खेतों की मेड़ में इस तपती दोपहर में और निकल के जाता है, फसल पैदा करता है, सारा ज्ञान धरा रह जाता है एक समय जब बिजली उसकी जाती है खंबे से। इसलिए मैं कहता हूं कि उन विपरीत परिस्थितियों को अनुकूल बनाने का काम मेरा अन्नदाता, मेरा प्रजापालक, मेरा राष्ट्र निर्माता यदि कोई है तो मेरा किसान है। और इसलिए मैं आपके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए इस सत्र में विशेष तौर पर आपसे ये सत्र समर्पित है, कम खेती को कैसे लाभकारी बनाया जा सकता है। ये सत्र समर्पित है कि हमारे पास बंटवारे जमीन के अलग अलग, क्योंकि अब हम देख रहे हैं भाइयों के बीच में बंटवारा, जोत छोटे हो रहे हैं, और छोटे जोत में हम कैसे अधिक उत्पादकता ले सकते। एक समय ये रहता है कि जो शहर के पास वाले खेत रहते उनमें, शहर के पास वालों में अधिकतम ने सब्जी का उत्पादन है, ऐसी जो डेली जिसको नगदी फसल हम कह सकते हैं उनका उत्पादन होता है। लेकिन इंटीरियर एरिया में चले जाए तो इस प्रकार की फसलें नहीं होती। तो मेरा निवेदन ये है, ये 2026 चल रहा है, माननीय मोदी जी ने विकसित भारत का जो संकल्प लिया है, वो विकसित भारत का संकल्प जिसमें किसान समाज का महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। और कैसे रहेगा, तो खेती की लागत को कम करना, उसके उत्पादन को बढ़ाना, और उसके जब कोई
प्राकृतिक आपदा आ जाए तो कोई सुरक्षा की उसकी गारंटी रहे, उसकी मूल्य की गारंटी रहे। फसल विविधीकरण जिसको लेकर यह सत्र चल रहा है कि फसल का विविधीकरण हो, और विविधीकरण में फसल का केवल यही नहीं कि हम गेहूं पैदा कर रहे हैं तो गेहूं ही पर्याप्त। हमने देखा मुर्गी पालन से भी फायदा हो सकता है, हमने देखा पशुपालन से भी फायदा हो सकता है, हमने देखा कि ऐसे छोटे चीज में तालाब बनाकर मछली का भी उत्पादन उस प्रकार के कृषक हो सकते। उन सब का प्रयोग, उन सब के कैसे लाभ दिया जा सकता है, कैसे उसकी खेती में, और हमारी सरकार का भी, माननीय मोदी जी ने केंद्र में और हमारे माननीय कृषि मंत्री जी ने उसको व्यवहारिक तौर पर जमीन पर लाने का काम किया है। आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान और हमारे मध्य प्रदेश के मुखिया जो कल आए थे डॉक्टर मोहन यादव जी, उनने, और माननीय इंदल सिंह जी कंसाना अभी यहां उपस्थित भी हैं, तो उनके नेतृत्व में लगातार मध्य प्रदेश में ऐसी खेती को, इंटीग्रेटेड खेती को महत्व दिया जा रहा है। मेरा आप सबसे निवेदन है कि कम लागत में अधिक उत्पादन कैसे हो, कम स्थान पर अधिकतम हमारा आय का स्रोत कैसे बढ़ सके, उसके लिए ये समेकित प्रयास इस मेले में, इस महोत्सव में किया गया। और इसी के साथ किसान भाइयों यहाँ पे रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब जानेंगे कि एकीकृत कृषि प्रणाली के लाभ आखिर किसान भाइयों को किस तरह से मिल सकते हैं। तो रोपड़ सामग्री है, उसका होना बहुत जरूरी है और उसका उत्पादन करना बहुत जरूरी है। तो क्यों आवश्यकता है रोपड़ सामग्री के लिए? पहला तो होता है कि हम नए क्षेत्रों में नए बाग लगा रहे हों, नए पौधे लगा लेते हों, तो क्षेत्र विस्तार के लिए बहुत जरूरी है। और जहाँ पे हमारे पुराने और जीर्ण शीर्ण बाग हैं, जिनको हम रिजुवनेशन की बात करते हैं, तो उसके लिए हमें रोपड़ सामग्री की आवश्यकता होती है। हम लोग भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में ढेर सारी नई किस्मों का विकास करते हैं और उनमें उत्पादन क्षमता, गुणवत्ता काफ़ी बेहतर होती है। तो नई फसलों और नई किस्म की आनुवंशिक क्षमता का उपयोग करने के लिए जो कि विकसित की गई हैं, उनको खेतों पर ले जाने के लिए उसको प्रवर्धन करने की जरूरत होती है। और साथ ही साथ कई जगह पे जैसे कि मिट्टी से संबंधित कुछ रोग है, उससे संबंधित कुछ हमारे रूट स्टॉक हैं, जो रूट स्टॉक क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं, तो उसको भी हम लोग विकास करते हैं। तो ये रोपड़ सामग्री, उनके ऊपर ग्राफ्टिंग करके, बडिंग करके नए पौधों के लिए विकास करना और उससे संभावित लाभ किसानों को देना, ये प्राथमिकता होती है गुणवत्ता रोपड़ सामग्री की आवश्यकता के लिए। तो किसान भाइयों, एक हमारे देश में जो पिछले 25-30 सालों में व्यापक परिवर्तन आया है कि एक ही तरह का फसल उत्पादन, जो फसल चक्र है किसान भाई लगा रहे हैं, एक ही तरह की अच्छी वैरायटी मिली, सारे किसान भाई वही की वही वैरायटी पूरे व्यापक क्षेत्र में लगा देते हैं। उससे दिक्कत यह हो रही है कि एक ही तरह के कीड़े, एक ही तरह की बीमारी और एक ही तरह के खरपतवार घर कर गए हैं। अब उनके नियंत्रण के लिए आप बार बार एक ही तरह की पेस्टिसाइड डाल रहे हो। आज के 25-30 साल पहले आप ध्यान दीजिए कि शायद इतनी पेस्टिसाइड नहीं पड़ती थी,
इसका परिणाम ये हो रहा है कि हमारा पूरा उत्पादन तंत्र एकदम पेस्टिसाइड से प्रदूषित हो रहा है, हमारे मृदा का स्वास्थ्य खराब हो रहा है। इसके परिणाम स्वरूप हम जो फसलें या उसके उत्पाद उपयोग कर रहे हैं, हमारे पशु उपयोग कर रहे हैं, उनमें पेस्टिसाइड के रेडियो हैं, पॉल्यूशन के दुष्परिणाम स्वरूप बहुत सारे हैवी मेटल्स वगैरह हमारे भोजन में आ रहे हैं और दिन प्रतिदिन नई नई बीमारियों का हम सामना कर रहे हैं। तो एक तरह से कहा जाए तो हमारे उत्पादन तंत्र का स्वास्थ्य खराब हो रहा है, हमारा स्वास्थ्य खराब हो रहा है और पर्यावरण में असंतुलन पैदा हो रहा है। इसलिए किसान भाइयों, आज केवल हमें धान गेहूं फसल चक्र या एक ही तरह के एक रूपी फसल चक्र को छोड़कर समेकित कृषि प्रणाली अपनाने की जरूरत है। देखिए, असंतुलित कृषि जो हम कर रहे हैं, एक ही तरह का फसल चक्र, एक ही तरह के कीड़े बीमारियों के प्रबंधन हेतु प्रबंधन के उपाय जो लगा रहे हैं, देखिए मानव आबादी के बड़े हिस्से में असंतुलित पोषण। किसान भाइयों, जरा आप अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य पे ध्यान दीजिएगा। क्या आप एक जो बैलेंस डाइट है वो ले पाने में सक्षम है क्या? शायद नहीं। भोजन की आवश्यकता तो आपकी पूरी हो जा रही है, अपना अन्न घर का हो जा रहा है, थोड़ी बहुत सब्जी या दलहन मिल जा रहे हैं, लेकिन एक जो बैलेंस डाइट होनी चाहिए जिसमें भरपूर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट के अलावा प्रोटीन भी हो, फैट भी हो, मिनरल हो, विटामिन हो। हमारा जो डाइट है उसमें दलहन भी हो, तिलहन भी हो, दालें भी हो, अपने चॉइस के हिसाब से दूध और अंडा और मांस मछली भी हो, ताकि संतुलित मात्रा में हमारा पोषण हमारे और हमारे परिवार को मिल सके। शायद नहीं मिल पा रहा है। इसका कारण है कि आज के 40 साल पहले जो हम पशुपालन भी करते थे, सब्जियां भी घर की होती थी, बहुत सारी चीजें घर के होते थे, तो वो चीजें जो संतुलित पोषण हमें मिल पाता था वो शायद आज हम नहीं ले पा रहे हैं। तो इसलिए परिवार का अगर संतुलित पोषण करना है तो हमें समेकित कृषि प्रणाली की ओर जाना होगा। तो समन्वित कृषि प्रणाली है। ये समन्वित कृषि प्रणाली कृषकों के लिए, विशेषकर हमारे उन कृषकों के लिए जिनके पास जोत का आकार छोटा है और हमारे यंगस्टर्स जो कि हमारे युवा हैं, युवा कृषक हैं, या ऐसे युवा जो इस दिशा में भटक रहे हैं कि हमें रोजगार कहाँ मिलेगा, उन कृषकों के लिए ये एक तरह से वरदान है जो अपने ही उस छोटे एरिया में, अपने छोटे प्रक्षेत्र से ऐसे बहुत सारे उद्यम हैं जिनको लेकर के उसी खेत से आमदनी भी प्राप्त कर सकते हैं और एक सस्टेनेबल एग्रीकल्चर जो हमारी आगे भविष्य की कल्पना है उसका भी पूर्ण रूप से निर्माण उसी से हो सकता है। तो ये आईएफएस जो है एक समन्वित हमारी प्रणाली है। अब ये कैसे आपको रोजगार सृजन भी कर सकती है, आपको रोजगार खुद को भी दे सकती है और आपको रोजगार देने वाला भी बना सकती है। इसको यदि हम ऐसे समझें तो एक ही खेत के 1 एकड़ के प्रक्षेत्र से मुर्गी पालन, बकरी पालन, गाय पालन, मछली पालन, नर्सरी में फल और फूल की खेती और साथ ही मशरूम, इन सभी को करके हमारे मध्य प्रदेश में के सभी एग्रोक्लाइमेटिक जोन के जो आए हुए कृषक बंधु हैं, ये सभी एग्रोक्लाइमेटिक जोन मतलब सभी क्षेत्रों में इस तरह के जो हमारे कृषि से संबंधित जुड़े हुए घटक हैं, इनको करके उस छोटे से क्षेत्र से अधिक आमदनी और साथ में इनका एक का जो बायो वेस्टेज है, मतलब एक का जो निकला हुआ वेस्ट मटेरियल है वो दूसरे के लिए इनपुट का काम करता है। तो ये इस तरह से एक पूरी प्रणाली है जिसमें कि कोई भी चीज जो है वो अपशिष्ट नहीं है। पशु से निकला हुआ गोबर जिससे हम केंचुआ खाद तैयार करते हैं, केंचुआ खाद में पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होती है जिससे हमारी जो खाद के ऊपर उर्वरकों के ऊपर निर्भरता है वो कम होती है। जब हम इसको मिट्टी में डालते हैं तो मृदा का स्वास्थ्य सुधरता है, उससे हम अपना फसल उत्पादन, सब्जी उत्पादन अच्छा ले लेते हैं। इस सेशन से 2-3 मैसेज है मैं आपको कन्वे करना चाहता हूं। एक तो सिर्फ फसल और सिर्फ जानवर उससे काम नहीं चलेगा आने वाला समय में, क्योंकि आपको आमदनी भी बढ़ाना पड़ेगा, आपका फर्टिलाइजर भी कम करना पड़ेगा, कितना मिट्टी का स्वास्थ्य भी बढ़ाना पड़ेगा। उसके लिए समन्वित कृषि प्रणाली एक अच्छा तरीका है, उसका द्वारा आप उसका इनकम बढ़ा सकता है। मैं एक एग्जांपल से मैं आपको समझवाना चाहता हूं इसको, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम को। आप देखिए, हम रोज तेल और दलहन दोनों हम यूज करता है अपने खाने में, किसान खुद भी यूज करता है। अगर अपना खेत में ये दलहन फसल और तिलहन फसल और सारा बाकी सब्जी बाकी फसल करेंगे, उसका फायदा यह है
आप देखिए दाल है, आप खुद उगाएंगे और उसको प्रोसेसिंग करके आप लेंगे घर में, उसका कास्ट बढ़ता है 25 रुपया। आप उसी को ही मार्केट से आप खरीदेंगे, आपको 100 रुपया 120 रुपया से खरीदना पड़ता है। सो इसके नुकसान क्या है? ऐसा ही सभी कंपोनेंट का, इसका समन्वित कृषि प्रणाली का समझने के लिए यही है आपका पॉइंट है। आपको खुद उगाइए, खुद खाइए और मार्केट को भी भेजिए सारा प्रोड्यूस। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस पर आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन है, आपको बधाई है। खाद्य सुरक्षा की जब बात आती है तो इसके सबसे बड़ी जिम्मेदारी आती है आपके ऊपर, यानी किसान भाइयों के ऊपर। हालांकि इसकी जिम्मेदारी सभी देशवासियों पर, नागरिकों पर होती है। किसान भाई मुख्य रूप से इसलिए बहुत ध्यान रखने के लिए आवश्यक है कि आप क्यों सुरक्षा दिवस के रूप में, खाद्य सुरक्षा दिवस के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। उसके दो कारण हैं मुख्य रूप से। पहला, खाद्य का उत्पादन, और दूसरा सुरक्षित भंडारण और उसका बचाव। उत्पादन के लिए किसान भाई आप सतत प्रयास करते हैं। इसमें पूरी तरह से हमें ध्यान रखना है कि उत्पादन आवश्यक है और औसत उत्पादन से ऊपर हमें ज़रूर इसके लिए प्रयास करने हैं, तब हम इसकी पूर्ति कर पाएंगे। सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है कि हम दो बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें कि एक तो खाद्य व्यर्थ ना जाए, दूसरा खाद्य का भंडारण उचित हो, रख रखाव उचित हो। इसके लिए आप ये ज़रूर कर सकते हैं कि जब आप अपने अनाज का, खाद्य पदार्थों का भंडारण करते हैं तो उसमें आप ये ध्यान रखें कि उसमें भंडारण के समय होने वाले नुकसान और कमियों की गुंजाइश ना रहे। भंडारण में अनाज का भी भंडारण है और दूसरे खाद्य पदार्थ जो आपके फल सब्जी हैं, इनके भी भंडारण की बात है। तो खाद्यान्न में जब आप भंडारण करते हैं तो ये ध्यान रखें कि हमारे जो पात्र हैं भंडारण के, उनमें पूरी तरह से व्यवस्थित हों, सुरक्षित हों, कोई कीट और बीमारी के उसमें अवशेष ना हो, जिससे कि आपका भंडारित खाद्य अनाज असुरक्षित हो जाए, उसको नुकसान पहुँचे। और इसके साथ में ये भी ध्यान रखना है कि जो हमारे ऐसे उत्पाद हैं जैसे कि फल और सब्जी, तो उनके भंडारण के लिए भी बहुत चिंता करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये जल्दी ख़राब होते हैं। तो इनको हम भले ही शीतगृह में भंडारित करें या इनका हम प्रसंस्करण करें जिसमें नुकसान से बचें। तो किसान भाइयों, बहुत ज़रूरी है कि हम इन उत्पादों को अधिक समय तक रखने के लिए इनका प्रसंस्करण कर सकते हैं, प्रोसेसिंग कर सकते हैं। तो उस रूप में, प्रोसेस रूप में, प्रसंस्कृत रूप में रखने से अधिक लंबे समय तक हम इनका भंडारण कर सकते हैं, इनको सुरक्षित रख सकते हैं। इसमें अपने छोटी छोटी इकाइयाँ आप अपने ग्राम स्तर पर, अपने जिला तहसील स्तर पर स्थापित की गई हैं। ग्राम स्तर पर भी आप छोटी इकाइयाँ स्थापित कर सकते हैं और उससे पूरे खाद्य की सुरक्षा में आप बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इसके साथ साथ भी हमें ये भी ध्यान रखना है कि हम खाद्य पदार्थों का जो उपयोग करते हैं वो भी व्यर्थ ना हो। बहुत देखने में आता है कि कई बार बहुत सारा खाद्य पदार्थ व्यर्थ चला जाता है, उपयोग नहीं हो पाता है इसका। तो ये भी हमें अपने स्तर पर और अपने पूरे समाज, पूरे एरिया के स्तर पर, क्षेत्र के स्तर पर ये देखना है कि हम उसकी पूरी व्यवस्था करें और इसके लिए जितना उपयोगी है उतना ही हम उपयोग में लाएं। जो अधिक बचा हुआ है उसको हम अन्य जगह उपयोग करें या उसका प्रसंस्करण करें और उसका बचाव करें। तो इस तरह से हम खाद्य सुरक्षा दिवस पर बहुत महत्वपूर्ण निभा सकते हैं भूमिका अपनी, और इसके साथ साथ हम अपने प्रदेश की और देश की बहुत बड़ी सहायता कर सकते हैं। और बहुत अधिक कार्य इसमें करने की आवश्यकता है। अभी आप शुरुआत करें, कुछ काम प्रसंस्करण के प्रदेश स्तर पर चलाए जा रहे हैं, देश स्तर पर चलाए जा रहे हैं, उनसे आप जुड़ें और उसका लाभ उठाएं। तो किसान भाई अब आगे बढ़ेंगे और अब समय हो गया है खेती से जुड़ी खबरें देखने का, यानी कि खबरें खेती देखने का। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती की में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चलिए जानते हैं कृषि से जुड़े आज के प्रमुख समाचार। पीएम श्री मोदी एग्रीकोला मेडल से सम्मानित, ICAR कर रहा किसानों को जागरूक, 30 जून तक चलाएं पैक्स का सदस्यता अभियान। प्रदेश में 14 लाख हेक्टेयर में मूंग की बुवाई।
गैर अनुदानित उर्वरकों की बिक्री पर प्रतिबंधित। पीएम श्री मोदी एग्रीकोला मेडल से सम्मानित। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को रोम स्थित खाद्य एवं कृषि संगठन मुख्यालय में संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा वर्ष 2026 के प्रतिष्ठित एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार भारत और वैश्विक स्तर पर खाद्य सुरक्षा, सतत कृषि और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में उनके असाधारण नेतृत्व को मान्यता देते हुए प्रदान किया गया है। श्री मोदी ने AFO के महानिदेशक डॉक्टर क्यू डोग्यू से यह पुरस्कार ग्रहण किया। उन्होंने यह सम्मान भारतीय किसानों और भारतीय कृषि वैज्ञानिक समुदाय को समर्पित किया, जो भारतीय लोगों को साथ साथ विश्व भर के लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा और पोषण सुनिश्चित करने के लिए अथक परिश्रम करते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत का वैज्ञानिक और नवाचार आधारित कृषि का दृष्टिकोण एक टिकाऊ, जलवायु अनुकूल और भविष्य के लिए तैयार इकोसिस्टम को बढ़ावा दे रहा है। ICAR कर रहा किसानों को जागरूक। टिकाऊ खेती को बढ़ावा देने के लिए और मिट्टी के स्वास्थ्य को बनाए रखने के उद्देश्य से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने एक बड़ा कदम उठाया है। खरीफ 2026 की फसल से पहले देश भर में उर्वरक की संतुलित इस्तेमाल को लेकर एक व्यापक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य किसानों को मिट्टी की जांच के आधार पर खाद के इस्तेमाल करने का और पर्यावरण के अनुकूल खेती के तरीके अपनाने के लिए प्रेरित करना है। पिछले लगभग 1 महीने से चल रही इस पहल के तहत कृषि विज्ञान केंद्रों और अनुसंधान संस्थानों के नेटवर्क के माध्यम से किसानों, छात्रों और अन्य लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इस अभियान के में मुख्य रूप से एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन, जैव उर्वरक, केचुआ खाद, गोबर की खाद और हरी खाद के इस्तेमाल पर जोर दिया जा रहा है। 30 जून तक चलाएं पैक्स का सदस्यता अभियान। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्राथमिक कृषि साख समितियों में नवीन सदस्य बनने के लिए सदस्यता अभियान 30 जून तक चलाएं। गत 14 अप्रैल से शुरू सदस्यता अभियान के जरिए पैक्स में 10 लाख नवीन सदस्य जुड़े। उन्होंने कहा कि वर्ष में 1.25 लाख नए KCC स्वीकृत का लक्ष्य रखें। डॉक्टर यादव मंत्रालय में सहकारिता विभाग की गतिविधियों की समीक्षा कर रहे थे। डॉक्टर यादव ने जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के सुदृढ़ीकरण की सराहना करते हुए कहा कि अगले 3 साल में सभी कमजोर जिला सहकारी केंद्रीय बैंक का सुदृढ़ीकरण किया जाए। बताया गया है कि गत 2.5 वर्षों में 18 कमजोर जिला बैंकों में से 6 की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। प्रदेश में 14 लाख हेक्टेयर की मूंग की बुवाई। मध्य प्रदेश की पहचान सोयाबीन, गेहूं, चना एवं कपास के उत्पादन में रही, लेकिन अब मध्य प्रदेश का माथा धान, मक्का एवं ग्रीष्म काल में मूंग की फसल से चमक रहा है। यहाँ के किसान गर्मी के दिनों में मूंग की फसल से लगातार अतिरिक्त आमदनी ले रहे हैं। जो खेत रबी फसलों की कटाई के पश्चात खाली पड़े रहते थे, उन खेतों में इन दिनों चारों ओर हरियाली ही हरियाली है। जिन किसानों के पास सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था है, सभी गर्मियों में मूंग एवं उड़द की फसल ले रहे हैं। इस वर्ष प्रदेश भर में 14 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में जायद फसलें लगाई गई हैं। इनमें सबसे अधिक 12 लाख हेक्टेयर में मूंग बोई गई है। 2 लाख हेक्टेयर में उड़द, मक्का एवं मूंगफली लगाई गई है। ग्रीष्मकालीन फसलों की खेती प्रमुख रूप से कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, रायसेन, सीहोर, भोपाल, विदिशा, नर्मदापुरम, हरदा, देवास इत्यादि जिलों में की जाती है। जायद फसलें 60 से 70 दिनों में पककर तैयार हो जाती हैं। गैर अनुदानित उर्वरकों की बिक्री प्रतिबंधित। राज्य शासन ने गैर अनुदानित उर्वरकों की बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगा दिया है। जो उर्वरक कंपनियां एवं प्रदायक अनुदानित उर्वरक जैसे यूरिया, DAP, कॉम्प्लेक्स, म्यूरेट ऑफ पोटैश एवं सिंगल सुपर फास्फेट का विक्रय करते हैं, ये अब गैर अनुदानित उर्वरक की बिक्री नहीं कर सकेंगे। गैर अनुदानित उर्वरक की बिक्री सिर्फ वही कंपनियां या प्रदायक कर सकेंगे जो अनुदानित उर्वरक की बिक्री नहीं करते। ऐसी उर्वरक कंपनियां एवं प्रदायक जो यूरिया, DAP, कॉम्प्लेक्स, MOP तथा SSP का विक्रय नहीं करती हैं, उन्हें गैर अनुदानित उर्वरक जैसे जिंक, सल्फर, नैनो उर्वरक इत्यादि विक्रय की अनुमति होगी। ऐसी उर्वरक कंपनियां एवं प्रदायकों को बाकायदा कृषि संचालनालय से विक्रय अनुमति फॉर्म A2 के माध्यम से लेना अनिवार्य होगा। सरकार ने 22 मई को संशोधित आदेश प्रसारित किया, जिसमें उर्वरक के साथ अन्य उत्पादों की टैगिंग करने पर डीलर्स की भी जवाबदेही तय की जाएगी। यदि कोई कंपनी या डीलर किसान को टैगिंग करने
उनके खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जाएगी। खबरें खेती की में आज के लिए बस इतना ही। इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त। धन्यवाद। तो किसान भाइयों, आज के इस अंक में हमने जाना कि आखिर किस तरह से पर्यावरण को सुरक्षित बनाया जा सकता है, लेकिन हम और हमारी पूरी टीम का अंत में यही आपको संदेश है कि अगर हमारी धरती माँ स्वस्थ रहेगी तभी हमारी खेती आगे बढ़ेगी। साथ ही साथ एकीकृत कृषि प्रणाली में हमने जाना कि कम लागत में आप अपने व्यवसाय को ज़्यादा आगे कैसे बढ़ा सकते हैं। इसी के साथ हमारे इस विशेष अंक में इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।